अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अजमल ख़ान हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अजमल ख़ान देख रहे हैं। आज पाकिस्तान भर के मुख्तलिफ शहरों में CSS इंग्लिश ऐसे का पेपर हुआ जिसके अंदर एज यूजुअल 10 टॉपिक्स अपीयर हुए। मैं अपनी इस वीडियो की वसातत से आपको बताऊंगा कि हर टॉपिक के अंदर इंग्लिश ऐसे की टाइप क्या थी, हर टॉपिक के अंदर एग्जामिनर का फोकस क्या था, यानी सेंट्रल थीम क्या था हर टॉपिक में। हर टॉपिक के अंदर जो की एंगल्स हैं या डायमेंशंस हैं जिनको कवर किया जाना चाहिए था, जिनको एग्जामिनर इंटरेस्टेड था कि आप उसको टच करें, वो कौन कौन से थे। और हर टॉपिक के ऊपर ऑन एवरेज मैं 5 मेन आउटलाइन बताऊंगा कि इनको एग्जामिनर ने चाहा कि आप ऐसे के अंदर कवर करें। सो लेट मी स्टार्ट। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको स्क्रीन जो है वो विजिबल होगी। मैं इसको मजीद विजिबल बना देता हूँ। CSS इंग्लिश ऐसे का पेपर हुआ आज पाकिस्तान के अंदर 2026 का 4 फेब है आज। तो आज CSS का पहला पेपर था इंग्लिश ऐसे का, जिसमें 10 टॉपिक्स जो अपीयर हुए उसमें से जो पहला टॉपिक था वो था यूथ बल्ज, यानी कि यूथ की जो बढ़ती हुई आबादी है। डेमोग्राफिक डिविडेंड के ये एक कोई गेन है, फायदेमंद चीज है, और डेमोग्राफिक बम या ये कोई बढ़ती हुई ऐसी एक सा बम है, एक्सप्लोजन बम है कि जो लाइबिलिटी है। तो ये आर्गुमेंटेटिव ऐसे था, जिस ऐसे के टॉपिक के अंदर आर का वर्ड आ जाए वो आर्गुमेंटेटिव ऐसे होता है, जिसमें एग्जामिनर चाहता है कि आप इसमें से कोई एक स्टांस लें कि बढ़ती हुई आबादी जो है नौजवानों की, वो फायदेमंद है या नुकसानदेह है। तो ये टाइप ऑफ ऐसे की अगर हम बात करें तो ये आर्गुमेंटेटिव ऐसे था। इसके अंदर सेंट्रल थीम ये था कि एग्जामिनर जानना चाहता है कि जो ग्रोइंग यूथ पॉपुलेशन है, क्या उसको हम मुआशी लिहाज से या समाजी लिहाज से अपने लिए फायदेमंद या वो हमारे लिए सूदमंद साबित होगी, या जैसा कि पुअर गवर्नेंस होती है, जैसा कि वीक एजुकेशनल सिस्टम होता है, या जो बढ़ती हुई आप कह सकते हैं कि बेरोजगारी होती है, उससे ये जो नौजवान लोगों की बढ़ती हुई, यानी कि बढ़ती हुई बेरोजगारी में पुअर गवर्नेंस के दौरान और जब एजुकेशनल सिस्टम वीक हो उस दौरान अब नौजवान लोगों की जो बढ़ती हुई आबादी है, क्या उससे मजीद एक्सट्रीमिज्म, अनरेस्ट और इंस्टेबिलिटी यानी कि इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी प्रोड्यूस होती है। यानी कि सादा अल्फाज में कि नौजवानों की बढ़ती हुई आबादी सूदमंद है या नुकसानदेह है। अब अगर इस टॉपिक की बात करें तो इसके जो की डायमेंशन थे जो आपको कवर करने चाहिए थे वो ये थे कि आप इसमें डेमोग्राफिक, इस ऐसे को डेमोग्राफिक्स के लिहाज से देखें कि यूथ की आबादी कितनी बढ़ रही है। इसको पाकिस्तान से रिलेटेड हम कर सकते हैं, लेकिन टॉपिक के अंदर पाकिस्तान का वर्ड नहीं है, तो इसको हम जनरल टॉपिक लेंगे। बताएंगे कि यूथ की आबादी दुनिया में कितनी बढ़ रही है, उसकी स्टैटिस्टिक्स दे सकते थे हम वर्ल्ड इकोनॉमिक सर्वे से भी और पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे से भी। इसी तरह इसके अंदर हम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव डाल सकते थे कि एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट कितनी बढ़ रही है और प्रोडक्टिविटी कितनी है नौजवान लोगों की। जैसा कि आपको पता है सोशल मीडिया के दौर ने, सोशल मीडिया के एरा ने नौजवान लोगों को अनप्रोडक्टिव बना दिए रिलेटिवली। तो ये जो यूथ की बढ़ती हुई आबादी है, ये हमारे लिए इकोनॉमिक गेन का साबित बायस है या हमारे लिए नौजवानों को इकोनॉमिकली अनप्रोडक्टिव बना रहा है। इसी तरह एजुकेशनल एंड स्किल डेवलपमेंट के हवाले से आप एक पर्सपेक्टिव डाल सकते थे कि जो नौजवान लोगों की बढ़ती हुई आबादी है उनके अंदर एजुकेशनल और जो स्किल डेवलपमेंट है वो ज़्यादा हो रही है या नहीं हो रही। हो रही है तो फ़ायदेमंद होगी, नहीं हो रही तो साफ ज़ाहिर है ये डेमोग्राफिक बम है। इसी तरह पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और सिविक एंगेजमेंट को भी आप इसको लूप में ले सकते थे कि नौजवान लोग जो होते हैं जब उनमें शऊर होता है, जब वो रिजिलियंट होते हैं, जब वो लोग गोल ओरिएंटेड होते हैं, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ वो लेके जाते हैं मुल्क को, किसी भी मुल्क को। और अगर नौजवान लोग जो है वो प्रोडक्टिव हों, उनकी सिविक एजुकेशन बेहतर हो, उन्हें पता हो कि हमारे राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ क्या हैं, तो सिविक इंगेजमेंट के जरिए उनको प्रोडक्टिव बना के उनको इकोनॉमिक गेन का बायस बना सकते हैं, उनको मुआशरे का और मुल्क का सोशल एसेट बनाया जा सकता है। अदरवाइज वाइस वर्सा तो वो मुल्क के लिए पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का बायस बनते हैं। और अ, अगर प्रॉपर सिविक इंगेजमेंट ना हो, प्रॉपर वोटर एजुकेशन ना हो, उनको उनके अंदर डेमोक्रेटिक नॉर्म्स ना लाए जाए जो यूथ के अंदर है, तो वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का बायस बनते हैं। इसी तरह सिक्योरिटी के का पर्सपेक्टिव भी इसमें ले सकते थे कि नौजवान लोग जो है यही नौजवान लोग ही होते हैं जिनको रेडिकलाइज किया जाता है, टेररिस्ट बनाया जा सकता है। और इन्हीं से अगर नौजवान लोगों को प्रॉपरली एम्प्लॉयड ना किया जाए, प्रॉपरली स्किल डेवलपमेंट ना हो, तो वो क्रिमिनल भी बनते हैं। इसी तरह आप इसमें एक और एंगल ले सकते थे जो लास्ट एंगल मैंने बताऊंगा इस टॉपिक में, कि पॉलिसी के हवाले से, गवर्नेंस के हवाले से भी आप बात कर सकते थे
कि जो यूथ है, अगर पॉलिसीज जो है उनको यूथ ओरिएंटेड बनाया जाए, यानी कि यूथ की जो से है, उनकी जो आवाज़ें हैं, उनकी वॉइसेस हैं, अगर वो पॉलिसीज़ में शामिल की जाए तो पॉलिसीज़ इंक्लूसिव बनती हैं। और नौजवान लोगों को अगर शामिल किया जाए प्लानिंग के अंदर, पॉलिसी डेवलपमेंट के अंदर, तो वो जो पॉलिसीज़ होती हैं फिर वो फ्रूटफुल साबित होती हैं और प्रोडक्टिव साबित होती हैं, और वो आप कह सकते हैं रिजल्ट ओरिएंटेड साबित हो सकती हैं। और गवर्नेंस, अगर ऐसी पॉलिसीज़ को जब इम्प्लीमेंट किया जाता है तो फिर वो गवर्नेंस को, गुड गवर्नेंस को प्रमोट करती हैं। अब इस टॉपिक पे जरा मेन आउटलाइन देखें 5 किस्म की, इन 5 बातों को। तो इसमें जब इस ऐसे के ऊपर आप टॉपिक पे ऐसे लिखते हैं तो आपको यूथ बल्स को डिफाइन किया जाना चाहिए ताकि यूथ बल क्या है उसको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करें। इसके अलावा आप बताएं कि किन कंडीशन के अंदर जो यूथ है वो डेमोग्राफिक डिविडेंड बन जाती है। या तो आप ये स्टांस लेंगे, या आप स्टांस लेंगे कि जो यूथ है वो किन हालात के अंदर डेमोग्राफिक बम का रोल प्ले करती है। तो आप इसमें ऐसे रिस्क्स भी बता सकते हैं जिनसे जो यूथ बल्ज है, जो नौजवानों की बढ़ती हुई आबादी है, वो डेमोग्राफिक बम बन सकती है। और चौथी बात कि आप कंपैरेटिव लेसन्स इसमें ऐसे के अंदर कोट कर सकते थे कि जो डेवलपिंग स्टेट्स हैं, जैसे इंडिया है, जैसे पाकिस्तान है, जैसे चाइना है, तो इन इन जो डेवलपिंग स्टेट्स हैं, जिस तरह और भी डेवलपिंग कंट्रीज हमारे पास दुनिया के अंदर हैं, उनके अंदर उनके कंपैरेटिव लेसन्स के किस मुल्क के अंदर, जैसे अगर हम चाइना की बात करें तो उसके अंदर जो यूथ है उसको इकोनॉमिक डिविडेंड बनाया गया है। और पॉलिसी रोड मैप भी आप दे सकते थे कि किस तरीके से हम यूथ के पोटेंशियल को पाकिस्तान की केस स्टडी दे के, हालांकि टॉपिक पाकिस्तान ओरिएंटेड नहीं है, तो पाकिस्तान की केस स्टडी दे सकते देते हुए आप एक पॉलिसी रोड मैप दे सकते थे कि कैसे यूथ के पोटेंशियल को एक कंट्री, डेवलपिंग कंट्री के अंदर, जैसे कि एक पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है, उसमें यूथ के पोटेंशियल को हार्नेस करके उनको इकोनॉमिक डिविडेंड के तौर पे मतलब है कि उनको उससे उनको यूथ को उनकी स्किल्स अप डेवलपमेंट करके, स्किल्स अपलिफ्टिंग करके उनको इकोनॉमिक डिविडेंड के तौर पे बनाया जा सकता है। दूसरा टॉपिक था आज के जो ऐसे के टॉपिक में, या ऐसे के पेपर में, वो था लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, द मिसिंग लिंक इन पाकिस्तान गवर्नेंस स्ट्रक्चर। कि पाकिस्तान का जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है उसके अंदर लिंक, मिसिंग लिंक क्या है। तो टाइप ऑफ ऐसे की बात करें तो ये एक्सपोजिटरी ऐसे है। एक्सपोजिटरी ऐसे वो होता है जिसमें आप चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, डिफाइन करते हैं, रीडर को इन्फॉर्म करते हैं कि ये चीज़ इस तरीके से है। तो अब इसमें लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के बारे में आपने बात करनी थी और बताना था कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के अंदर कौन सा लिंक पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान ओरिएंटेड ऐसे है कि कौन सा मिसिंग लिंक है, जिनके कौन कौन से लेकुनाज हैं, लूप होल्स हैं। तो सेंट्रल थीम इसका क्या है कि इसमें बेसिकली वो एग्जामिनर इंटरेस्टेड इस चीज़ में है कि कैसे एब्सेंस या वीकनेस जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम की होती है वो डेमोक्रेसी को अंडरमाइन करती है, सर्विस डिलीवरी को अंडरमाइन करती है, अकाउंटेबिलिटी के सिस्टम को लोअर डाउन करती है, और कैसे ग्रास रूट लेवल पे जो डेवलपमेंट है पाकिस्तान के अंदर उसको मुतासर करती है। क्या चीज़? लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के अंदर वीकनेस या उसकी कमी, कि पाकिस्तान में लोकल गवर्नमेंट सिस्टम अगर रहा भी है तो कमज़ोर रहा है या तो रहा ही नहीं है। तो उससे कैसे जो है डेमोक्रेसी जो है अंडरमाइन होती है, सर्विस डिलीवरी का पूरा मैकेनिज्म जो है वो अंडरमाइन होता है, और कैसे जो एहतसाब का निज़ाम है, अकाउंटेबिलिटी, और कैसे डेवलपमेंट जो है ग्रास रूट लेवल के ऊपर जो है वो मुतासर होती है। ये उस एग्जामिनर का बेसिकली थीम था, वो इस चीज़ में ये जानना चाह रहा था। इसके जो की डायमेंशनल जो हैं, जो एंगल्स हैं इस ऐसे के अंदर, वो ये हैं कि आप इसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर से देखते कि जैसे पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 है, उसका आप 140 सबसेक्शन ए इसका हवाला दे सकते थे कि वो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम की बात करता है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल पहलू है इसका। फिर आप पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव बात कर सकते थे कि एक मॉडल होता है सेंट्रलाइजेशन की, सारी पावर जो है वो सेंटर में होती है, फेडरेशन के अंदर होती है। और दूसरा होता है डिवॉल्व, जैसा कि आपको पता है 18th अमेंडमेंट पाकिस्तान में आई थी 2010 में, आसिफ अली जरदारी जब जब पीपल पार्टी की गवर्नमेंट थी और आसिफ जरदारी पाकिस्तान का प्रेसिडेंट था, तो डिवॉल्व किया गया, जैसे कि कुछ जो है सेक्शंस हैं उनको एक तो डेवोल्यूशन हुई, पावर को डिसेंट्रलाइज किया गया, और बहुत सारी पावर ऐसी थी जो कि पहले फेडरेशन के पास थी, वो प्रोविंसेस को दी गई, और वज़ीर आज़म की ताकत, यानी प्राइम मिनिस्टर की जो अख्तियार थे उनको बढ़ाया गया। इसी तरह इसका एक और पहलू था, ये बेसिकली लोकल गवर्नमेंट सिस्टम की एक मिसाल है। और दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम से एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी पैदा होती है। अगर ये लोकल गवर्नमेंट सिस्टम वीक हो या एबसेंट हो तो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी नहीं आती, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी का ताल्लुक होता है कि ग्रास रूट लेवल के ऊपर, यानी कि यूनियन काउंसिल लेवल तक आप कितने अख्तियार देते हैं उनके नुमाइंदों को। पब्लिक सर्विस डिलीवरी के ऊपर आप बात कर सकते थे कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम अगर एबसेंट हो या वीक हो तो पब्लिक सर्विस डिलीवरी, यानी कि गवर्नमेंट के जितने भी इदारे हैं वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, और डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन नहीं हो पाती,
जब लोकल गवर्नमेंट सिस्टम नहीं होता, जब तक जब वीक होता है, तो पब्लिक जो है वो डेमोक्रेटिकली पार्टिसिपेट नहीं कर पाती। उनकी जो सेज या उनकी जो वॉइसेस हैं वो शामिल नहीं होती पॉलिसीज के अंदर, या आप कह सकते हैं डेवलपमेंट के अंदर या ग्रोथ के अंदर। और कंपैरेटिव गवर्नेंस मॉडल इसमें आप बता सकते थे कि किन किन मुल्कों के, जैसे पाकिस्तान है, चाइना है, ईरान है, या जो बाकी हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, उनके अंदर कंपैरेटिव जो गवर्नेंस मॉडल है वो कौन से चल रहे हैं, कहीं पे गवर्नेंस है, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है या नहीं है, अगर नहीं है तो वो किस किस्म के नतज भुगत रहे हैं। अब इसके ऊपर आप मेन आउटलाइन अगर हम बात करें तो पांच किस्म की मेन आउटलाइन आप डिस्कस कर सकते थे, कि आप इसमें लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को डिफाइन कर सकते थे इस ऐसे के अंदर, कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम का कॉन्सेप्ट क्या है बेसिकली। फिर एवोल्यूशन के गवर्नेंस लोकल गवर्नमेंट सिस्टम पाकिस्तान में कब एवॉल्व हुआ एक्चुअली, और कब डिक्लाइन हुआ लोकल गवर्नमेंट सिस्टम पाकिस्तान के अंदर, यानी कि एवोल्यूशन और उसका डिक्लाइन लोकल गवर्नमेंट सिस्टम का, इसके ऊपर आप बात कर सकते थे। फिर आप बता सकते थे कि जो वीक गवर्नमेंट सिस्टम है, या जो एब्सेंस है ऑफ लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, उसके क्या नतज होते हैं, किसके ऊपर, ऑन द स्टेट कैपेसिटी, मुल्क के ऊपर। फिर आप इसमें बात कर सकते थे कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जब भी मुतारफ करवाए जाते हैं तो पॉलिटिकल रेजिस्टेंस कैसे कैसे सामने आती है, और कौन कौन से स्ट्रक्चरल फ्लॉज सामने आते हैं, या लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को प्रॉपरली इंस्टॉल करने के दौरान कौन कौन से एक्चुअली लूप होल्स या लेकुनाज या चैलेंजेस का सामना होता है, और लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को कैसे स्ट्रेंथन किया जा सकता है ताकि गुड गवर्नेंस को प्रमोट किया जा सके, डेमोक्रेसी को प्रमोट किया जा सके। इसके अलावा एक और टॉपिक था साइबर सिक्योरिटी एज अ न्यू सिक्योरिटी फ्रंटियर, कि जो साइबर सिक्योरिटी है, जैसे कि आपको पता है आजकल डिजिटल वॉरफेयर का दौर है। आजकल जो मुल्क हैं वो को फिजिकली आपस में गुत्थम गुत्था नहीं होते, बल्कि साइबर सिक्योरिटी अटैक्स के जरिए, साइबर अटैक्स के जरिए वो एक दूसरे मुल्क को नुकसान पहुंचाते हैं। उनका जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको नुकसान पहुंचाते हैं। उनकी जो बड़े बड़े इदारों की जो बड़ी बड़ी जो वेबसाइट्स होते हैं उनको हैक कर लिया जाता है। बग्स और उसमें ग्लिचेस लाए जाते हैं ताकि उस मुल्क की इकोनॉमी बैठ जाए, और उस मुल्क के इंपॉर्टेंट जो राज होते हैं, सीक्रेट्स होते हैं नेशन, जो जिससे किसी मुल्क की सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी और डिफेंस के ऊपर हर्फ आता है, उन तक एक्सेस हासिल की जाती है। तो कैसे नेशनल साइबर सिक्योरिटी जो है वो न्यू नेशनल सिक्योरिटी फ्रंटियर के तौर पे है। तो ये टाइप ऑफ, ऐसे अगर हम बात करें तो ये भी एक्सपोजिटरी ऐसे है। इसमें आपने बताना था कि साइबर सिक्योरिटी क्या है और कैसे ये न्यू नेशनल सिक्योरिटी फ्रंटियर के तौर पे सामने आ रही है। सेंट्रल थीम इसका क्या था इस टॉपिक का, इसमें यह था कि साइबर सिक्योरिटी को आप बताएं कि ये कैसे एक एमर्जिंग डायमेंशन है किसी इसका नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम का, और इससे कैसे हमारी, जैसे मैंने बात की है, सॉवरेनिटी, इकोनॉमी, मिलिट्री, और कैसे पब्लिक ट्रस्ट जो है इस डिजिटल एरा के अंदर वो एरोड होता है या मिनिमाइज होता है, या आप कह सकते हैं कि मुतासर होता है। फिर इस ऐसे के अंदर जो की एंगल या डायमेंशन थे जिनको कवर किया जाना चाहिए, वो है कि आप नेशनल सिक्योरिटी को डिफाइन करें और बताएं कि डिफेंस सिस्टम क्या होता है। फिर आप उसमें बताएं कि उसमें साइबर सिक्योरिटी की क्या अहमियत है। इसी तरह आप बताएं कि जो इकोनॉमिक और फाइनेंशियल सिस्टम है वो कैसे कनेक्टेड है साइबर सिक्योरिटी के तहत, या वो कैसे इकोनॉमिक सिस्टम या फाइनेंशियल सिस्टम जो है, दे रिलाई अपॉन द साइबर सिक्योरिटी सिस्टम। इसी तरह आप साइबर वारफेयर के बारे में और हाइब्रिड थ्रेट्स के बारे में आपने बात करनी चाहिए थी, आपको बात करनी चाहिए थी जो कैंडिडेट से। लीगल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के कैसे साइबर सिक्योरिटी सिस्टम जो है उसका एक अपना लीगल फ्रेमवर्क होता है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होता है। टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी के ऊपर कि किसी मुल्क के पास अगर टेक्नोलॉजी कम है तो डेफिनेटली उस मुल्क को ज़्यादा, वो मुल्क ज़्यादा वल्नरेबल होता है। और टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी अगर किसी मुल्क की ज़्यादा मजबूत है, जैसे डेवलप कंट्रीज़ हैं लाइक यूएस, तो वो कंट्रीज जो हैं वो साइबर सिक्योरिटी अटैक्स के जरिए दूसरे मुल्कों को मुतासर करते हैं और उनके ऊपर इन्फ्लुएंस डाल सकते हैं। और पाकिस्तान की साइबर रेडीनेस कितनी है, इसको भी आप एक केस स्टडी के तौर पे शामिल कर सकते थे। तो इस टॉपिक के ऊपर ऐसे लिखते हुए पांच किस्म की बातों को मेन आउटलाइन में डिस्कस किया जाना चाहिए, जैसे नेशनल सिक्योरिटी की एवोल्यूशन कब हुई है, कब ये इवॉल्व हुई है इस डिजिटल एरा के अंदर जिसमें हम जी रहे हैं। इसके अलावा आप बताएं कि आपको बताना चाहिए कि नेचर और स्कोप ऑफ साइबर थ्रेट्स क्या होती है, कि साइबर थ्रेट से क्या मुराद है, उनकी नौयत क्या होती है, और किस हद तक वो नुकसान पहुंचा सकते हैं, मुतासर कर सकते हैं किसी मुल्क की इकोनॉमी को, किसी मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर को। और इसी तरह साइबर सिक्योरिटी के चैलेंजेस क्या हैं, आप इसमें पाकिस्तान की केस स्टडी दे सकते थे। और ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस कौन सी हैं साइबर डिफेंस में, कि एक मुल्क जो है वो अपने आप को साइबर सिक्योरिटी के लिहाज से अपने आप को कैसे डिफेंड कर सकता है, ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं, इसके ऊपर बात कर सकते थे। और स्ट्रेटेजिक रोड मैप जो है वो दे सकते थे कि पाकिस्तान की जो साइबर सिक्योरिटी की रिजिलियंस को प्रमोट करने के लिए कौन कौन सा एक रोड मैप है, क्या क्या करना चाहिए ताकि पाकिस्तान साइबर सिक्योरिटी फ्रंट के ऊपर अपने आप को मजबूत बना ले। इसके अलावा एक चौथा टॉपिक था इंग्लिश ऐसे का, वो था इमर्जिंग मल्टीपोलर वर्ल्ड वर्ल्ड ऑर्डर
अपॉर्चुनिटीज एंड रिस्क फॉर पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में आपको पता है पहले जो अमेरिका था वो दुनिया का बाबा बना हुआ था और वो यूनिपोलर वर्ल्ड था, लेकिन अब इधर से चाइना भी इमर्ज हो रहा है। हालांकि वो नेशन डेवलपिंग इकोनॉमी है, लेकिन वो एम करता है कि 2030 तक वो डेवलप इकोनॉमी बन जाएगा। तो उधर से रशिया भी है, इधर से जापान भी है, इधर से यूएस भी है। तो ये मल्टीपोलर जो वर्ल्ड ऑर्डर है, इसमें पाकिस्तान के लिए कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और कौन कौन से थ्रेट्स हैं। तो टाइप ऑफ ऐसे की अगर हम बात करें तो बेसिकली ये एनालिटिकल ऐसे है, अगर मैं बात करूं तो ये एनालिटिकल ऐसे है। और अगर मैं बात करूं कि इसके अंदर सेंट्रल थीम क्या था एग्जामिनर का, तो वो था कि अगर हम ग्लोबल पावर शिफ्ट होती है, कि ग्लोबल पावर के शिफ्ट होने से पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है, पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है, पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी सिस्टम है, सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, और पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक चॉइसेस हैं, वो कैसे मुतासर हो सकती हैं। कि ग्लोबल जो वर्ल्ड ऑर्डर है, आपको पता है कि वो अब मल्टीपोलर है, एक मुल्क उसके ऊपर, एक मुल्क के पास सारी पावर्स नहीं है। तो इसके लिए अगर ये ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो शिफ्ट हो रहा है, जैसे, तो जैसे इसको कहा जा रहा है कि ये अब नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है, तो इसमें पाकिस्तान के लिए कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं और कौन कौन से रिस्क या चैलेंजेस हैं। तो इसमें जो की एंगल या डायमेंशन थे इस ऐसे के अंदर, वो थे कि ग्लोबल पावर कैसे ट्रांजिशन उसकी हो रही है, नॉर्थ से वो साउथ की तरफ कैसे जा रही है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कि कोई मुल्क जो है वो अपने आप को कैसे ऑटोनोमस पाता है। अगर एक मुल्क के ऊपर बाकी मुल्क जो है वो इन्फ्लुएंस कर रहे हो, तो वो मुल्क जो है उसकी अटानमी कम होती है। तो कुछ मुल्क जो है जैसे डेवलप कंट्रीज हैं, वो अपनी स्ट्रेटजिक अटानमी को इम्प्रूव करते हुए बाकी मुल्कों को के अंदर प्रॉक्सी वार्स क्रिएट कर रहे हैं, और अपने आप को बेसिकली अपना जो वर्ल्ड ऑर्डर है, या जो अपना आप कह सकते हैं स्टांस है, अपनी इकोनॉमी है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको प्रमोट कर रहे हैं। इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के ऊपर भी आप बात कर सकते थे कि कैसे जो डेवलप कंट्रीज हैं वो अपनी जो इकोनॉमी है, अपना जो इकोनॉमिक मार्केट है उसको प्रमोट कर रहे हैं और दूसरे मुल्कों की इकोनॉमी को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आपको पता है कि जो अमेरिका जो है वो अक्यूजिशन करता है कि जो कोविड 19 था, ये वुहान से स्टार्ट हुआ 2019 के दिसंबर में। तो बेसिकली चाइना ने इकोनॉमिकली, आप कह सकते हैं बायोलॉजिकली जो है वो एक टैक्टिक यूज़ की, ताकि जो अमेरिका की जो इकोनॉमी है उसको कमज़ोर किया जाए, दुनिया के बाकी ममालिक की इकोनॉमी को कमज़ोर किया जाए। और चाइना ने उसका अपना भी एंटी जिनोम तैयार किया हुआ था कोविड 19 का, और इस तरीके से चाइना ने अपनी इकोनॉमी को मजबूत किया तो बाकी ममालिक की इकोनॉमी को काफ़ी अफेक्ट किया। ये अमेरिका का स्टांस है। इसी तरह रीजनल सिक्योरिटी के ऊपर भी अगर हम बात करें, तो जो साउथ एशिया है, साउथ ईस्ट एशिया है, इसी तरह जो नॉर्थ है, ग्लोबल नॉर्थ है, ग्लोबल साउथ है, तो ये जो रीजनल सिक्योरिटी है उसके अगर पर्सपेक्टिव में हम देखें तो भी जो ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर है वो अब यूनिपोलर नहीं रहा, बल्कि मल्टीपोलर हो चुका है। डिफरेंट मुल्क मिलके ब्लॉक्स बना रहे हैं, जैसे चाइना और पाकिस्तान मिलके, और रशिया भी साथ है, एक ब्लॉक बन रहा है। इंडिया है, अमेरिका है, तो ये मिलके एक और ब्लॉक बन रहा है। और इसी तरह ग्रेट पावर की कंपटीशन है, जैसे मैंने बात किया नॉर्थ का साउथ के साथ, ग्लोबल नॉर्थ ग्लोबल साउथ का आपस में कंपटीशन है। वैसे ग्लोबल जो नॉर्थ है हमारी, और वो बेसिकली मजबूत समझी जाती है, और ग्लोबल जो साउथ है वो कदरे वीक समझी जाती है। इवन के नॉर्थ अमेरिका मजबूत है साउथ अमेरिका की निस्बत। तो दुनिया के अंदर भी जो नॉर्थ ग्लोबल जो पार्स हैं वो मजबूत हैं, जो दूसरा साउथ ग्लोबल पार्स हैं वो कदरे वीक हैं। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की रिकैलिब्रेशन की जरूरत है, कि पाकिस्तान जो है वो पहले किसी और ब्लॉक का हिस्सा था, अब अपने ब्लॉक्स को चेंज करने की कोशिश कर रहा है। इसी तरह इस टॉपिक पर अगर आप देखें तो इसकी मेन आउटलाइन के अंदर पांच छह बातें थी कि आप बताएं कि इमर्जिंग मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर जो है इसके अंदर कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है, और पाकिस्तान के लिए इसमें कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से इकोनॉमिक रिस्क या आप थ्रेट्स या स्ट्रेटेजिक जो चैलेंजेस हैं इन्वॉल्व हैं मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में। और पाकिस्तान के जो डिप्लोमेटिक और सिक्योरिटी के चैलेंजेस कौन कौन से हैं इसी मल्टीपोलर वर्ल्ड के एरा के अंदर। और इसके अलावा आप बात कर सकते थे कि पॉलिसी चॉइसेस क्या है पाकिस्तान के लिए अपनी नेशनल इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने के लिए मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर। इसके अलावा एक और ऐसे था जो पूछा गया, और वो था द वन हु कंट्रोल्स द सी रूल्स द वर्ल्ड। ये बेसिकली एक एब्स्ट्रैक्ट या फिलोसॉफिकल ऐसे है, जिसके डिफरेंट इंटरप्रिटेशन हो सकती है। बेसिकली ये अल्फ्रेड थेयर महान का एक सी पॉवर थ्योरी है, जिससे मुतासर होकर एग्जामिनर ने ये पूरा वो उठाया, ऐसे टॉपिक उठाया,
और इसके अंदर वो जानना चाह रहा है कि आप हिस्टोरिकल और कंटेम्पररी इंपॉर्टेंस बताएं मैरीटाइम डोमिनेंस की इन ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स, कि दुनिया के अंदर जो पॉलिटिक्स चल रही है इंटरनेशनल लेवल पे, उसमें मैरीटाइम डोमिनेंस का क्या किरदार है, यानी नेवल ट्रेड का, जो पानियों के जरिए, आपको पता है जो ब्रिटिश थे वो भी पूरी दुनिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर, सब कॉन्टिनेंट के अंदर, और इवन क्या दुनिया के हर मुल्क के अंदर जहाँ जहाँ उन्होंने कॉलोनी बनाई, तो वो बेसिकली समुद्री रास्तों से ही आए। तो जिस मुल्क के पास मैरिटाइम पावर है, जिस जो मुल्क सी को कंट्रोल करता है वो दुनिया को कंट्रोल करता है, यानी जिस मुल्क के पास नेवल कंट्रोल, जो नेवी बेहतरीन है, वो पूरी दुनिया को कनकर कर सकता है। तो इसके अंदर जो मेन डायमेंशन थे वो थे कि हिस्टोरिकल, यानी कि नेवल एम्पायर्स, कौन कौन से मुल्क जो हैं वो बेहतरीन नेवल एम्पायर्स बन के सामने आए। फिर स्ट्रेटजिक और मिलिट्री पर्सपेक्टिव भी था कि जिस मुल्क की नेवी स्ट्रांग है, इसका मतलब है वो मुल्क ज़्यादा स्ट्रेटजिक है ट्रेड के हवाले से, और उस मुल्क की, जिस मुल्क की नेवी मजबूत है, इसका मतलब है कि उस मुल्क को मिलिट्री के लिहाज से भी, मिलिट्री पर्सपेक्टिव में भी एज हासिल है। इसी तरह इसके इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव भी था इस ऐसे के अंदर, कि ट्रेड रूट्स, जिस मुल्क के पास जो डिफरेंट जो सीज है उसका कंट्रोल होता है, तो वो अपनी नेवल ट्रेड जो है अपनी, वो इम्प्रूव कर सकता है, उसके पास ट्रेड रूट्स ज़्यादा होते हैं, और उसके पास ज़्यादा एज होता है, कंपेटिटिव एज होता है, लिवरेज होती है, कि वो अपने इकोनॉमी को मजबूत कर सकता है थ्रू नेवल मीन्स एंड नेवल रूट्स एंड नेवल ट्रेड। इसी तरह इस ऐसे का एक जियो पोलिटिकल परस्पेक्टिव भी था, कि जैसे इंडो पैसिफिक जो रीजन है, इसके अंदर आपको पता है कि ज़मीनी हकायक ये हैं कि दुनिया की जो वर्ल्ड पावर्स हैं, जैसे अमेरिका है, इवन के जो चाइना है, जो जो कि डेवलपिंग कंट्री है अगरचे, वो चाहते हैं कि जो इंडो पैसिफिक जो रीजन है, इसकी जियो पोलिटिकल सिग्निफिकेंस के पेश नज़र वो चाहते हैं कि इसका जो नेवल जो कंट्रोल है, जो सी का कंट्रोल है इस एरिया का, वो हर मुल्क चाहता है, जो इवन कि यूएस भी चाहता है, चाइना भी चाहता है कि उसके पास हो, ताकि वो अपनी जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उसको लीवरेज प्रोवाइड कर सके, और यहाँ से बहरी जो बेड़े हैं ट्रेड के लिए वो इस्तेमाल कर सकें। और पाकिस्तान की मैरीटाइम की इंपॉर्टेंस के ऊपर भी आप बात कर सकते थे इसमें, कि पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन के ऊपर बात करते हुए कि पाकिस्तान की मैरीटाइम इंपॉर्टेंस क्या है। अगर इस टॉपिक पर अगर हम आउटलाइन बनाएं तो इन 5 टॉपिक्स को आप अपने ऐसे के अंदर जगह दे सकते थे, कि कॉन्सेप्ट क्या है और सी पार थ्योरी क्या है, क्या बेसिकली, क्योंकि जिस मुल्क को सी का कंट्रोल हासिल होता है समंदरों का, उस मुल्क के पास वर्ल्ड का कंट्रोल होता है। फिर इसमें हिस्टोरिकल एविडेंस दे सकते थे कि मैरीटाइम डोमिनेंस जिस मुल्क की रही है, वही मुल्क जो है वो रूल करता रहा है। इसके अलावा इवन कि आजकल भी जो पाकिस्तान जो यूएस है वो इसलिए रूल करता है कि उसका ज़्यादा डोमिनेंस है, कंट्रोल है सी रूट्स के ऊपर डिफरेंट रीजन के अंदर। इसी तरह कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस है आजकल के दौर की, अगर हम बात करें तो ग्लोबल जो जियो पॉलिटिक्स है उसके अंदर जो मैरीटाइम जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है उसकी रेलेवेंस बढ़ गई है। मैरीटाइम कंपटीशन है इंडो पैसिफिक हिस्ट्री के अंदर, एरिया के अंदर बेसिकली, यूएस के अंदर और चाइना के दरमियान में। और पाकिस्तान की जो मैरीटाइम स्ट्रेटजी है और जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं कि पाकिस्तान क्या क्या कर सकता है, इस पर बात कर सकते थे। इसके अलावा एक और ऐसे टॉपिक था, देर इज नथिंग सो लाइकली टू प्रोड्यूस पीस एज टू बी वेल प्रिपेयर टू मीट एन एनिमी। ये एक एब्स्ट्रैक्ट किस्म का जो फिलोसॉफिकल टाइप का ऐसे था, जिसकी डिफरेंट इंटरप्रिटेशन हो सकती हैं। बेसिक थीम जो ये थे, इसमें डेटरेंस थ्योरी का कंसेप्ट है, ये भी सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव में एक ऐसे था कि जो मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस होती है, क्या उससे वार रुक जाती है, या आप मजीद कन्फ्लिक्ट को प्रिपेयर एस्केलेट करते हैं। कि अगर कोई मुल्क वेल प्रिपेयर्ड होता है तो दूसरे मुल्क के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता पीस के अलावा। तो अगर कोई मुल्क चाहता है कि वो दुनिया में पीस कायम करे, तो उस मुल्क को चाहिए कि वो मिलिट्री पर्सपेक्टिव के लिहाज से, स्ट्रेटजिक पर्सपेक्टिव के लिहाज से, टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के लिहाज से वो अपने आप को वेल प्रिपेयर्ड करे, ताकि दूसरे मुल्क को अपने जब वो मसल दिखाए तो दूसरा मुल्क मजबूर हो जाए कि वो पीस के लिए रेडी हो जाए, यानी कि दूसरे मुल्क के पास कोई ऑप्शन ना बचे। तो इस के अंदर, ऐसे के अंदर बेसिकली सन डेटरेंस थ्योरी के ऊपर आप बात कर सकते थे। इसके अंदर की एंगल क्या क्या है या डायमेंशंस, डेटरेंस थ्योरी, हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्ट्स की बात आप कर सकते थे जो माजी में हो चुके हैं, जिसमें जो मजबूत मुल्क होता है, जो न्यूक्लियर पावर जो होती है जिस मुल्क के पास, उस मुल्क, वो मुल्क दूसरे मुल्क को जिसके पास न्यूक्लियर पावर नहीं होती उसको मजबूर कर देता है कि वो टेबल टॉक्स करे और सरेंडर करे, और जो पीस प्रमोट होता रहा है उस मुल्क की बलबूते पर जो कि न्यूक्लियर पावर था, और जो जिसके पास ज़्यादा एसेट्स थे, जो इकोनॉमिकली, स्ट्रेटजिकली, टेक्नोलॉजिकली मजबूत था न्यूक्लियर पर्सपेक्टिव में। इसी तरह न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन का जो है पर्सपेक्टिव, वो इसमें डिस्कस किया जा सकता है। जैसे मैंने अभी बात की कि जो मुल्क आज के दौर में भी न्यूक्लियर पावर है,
वो दूसरे मुल्क को जिसके पास न्यूक्लियर पावर नहीं होती उसको मजबूर कर देता है कि वो उसके घुटने टेक दे, सरेंडर कर दे, और यूं पीस प्रमोट होता है। एथिकल कंसिडरेशन इसमें भी आ सकती है कि मॉरल पर्सपेक्टिव लिहाज से, कि एक मुल्क जो है वो उस वक्त पीस इंश्योर कर सकता है जब वो खुद प्रिपेयर्ड हो। तो इसका मतलब ये है कि अखलाकी तौर पे अगर ये देखा जाए कि एक मुल्क अपने आप को मजबूत करता है न्यूक्लियर पर्सपेक्टिव के लिहाज से, तो क्या उस दूसरे मुल्क को भी, दूसरे जो ममालिक हैं जिनके पास अभी न्यूक्लियर पावर नहीं है, क्या उनको मॉरल ग्राउंड्स पे देखा जाए तो क्या उनके पास ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए कि उनके पास भी न्यूक्लियर पावर हो और वो भी टेक्नोलॉजिकली अपने आप को अपलिफ्ट करें? इस तरह ये मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर, ये एथिकल कंसिडरेशंस है। और या एक मुल्क जो न्यूक्लियर पावर हो, जब वो दूसरे मुल्क को घुटने टेकने पे मजबूर करेगा, तो क्या मॉरलिटी क्या कहती है जहाँ पे, एथिकल कोड क्या कहता है जहाँ पे? क्योंकि जहाँ पे माइट इज़ राइट का कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो ये इसमें एथिकल कंसिडरेशन भी जहाँ से निकलती हैं, जो वो भी आप ऐसे में डिस्कस कर सकते थे। पाकिस्तान का जो डिफेंसिव पोस्चर है, कि पाकिस्तान का जो डिफेंसिव कैलिब्रेशन है, पाकिस्तान की जो डिफेंसिव मैकेनिज्म है, जो पाकिस्तान की डिफेंस की जो स्ट्रेंथ है, जो डिफेंसिव पोस्चर जिसे हम कह सकते हैं, वो किस किस्म का है? क्या ये दूसरे मुल्कों को पीस कायम करने में मजबूर कर सकता है, प्रिपेयर्ड है टेक्नोलॉजिकली न्यूक्लियर पर्सपेक्टिव के लिहाज से, या नहीं? और पीस वर्सेस मिलिटराइजेशन डिबेट, के पीस प्रमोट होना चाहिए। कुछ ममालिक कहते हैं कि हमें अपने आप को मिलिटराइज करना चाहिए, क्योंकि जब तक कोई मुल्क मिलिटराइज नहीं अपने आप को करता, न्यूक्लियर पावर नहीं बनता, उस वक्त तक दूसरे ममालिक उसको मजबूर करते रहते हैं कि वो हर वक्त जो है वो सरेंडर करे। तो कुछ ममालिक कहते हैं कि अपने हमें अपने आप को दुनिया के अंदर जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं, जो टूल्स हैं, जो वेपन्स हैं, इनको ख़त्म करना चाहिए, वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन, और पीस प्रमोट होना चाहिए। दूसरे ममालिक कुछ ममालिक उसके जो डिफरेंट उसके जो राइवल हैं, या जो डिबेट के दूसरे हिस्से पे खड़े हैं, दूसरे पोर्टल पे या एंड पे खड़े हैं, वो कहते हैं कि एक मुल्क जब अपने आप को मिलिटराइज कर देता है, तो दूसरे मुल्क खुद ब खुद जो उससे कदर कम कमज़ोर होते हैं, जो उससे कदर कम मतलब मजबूत होते हैं, जो डेवलपिंग होते हैं, जिनके पास न्यूक्लियर एसेट्स नहीं होते, जो उसका मुकाबला नहीं कर सकते, वो खुद ब खुद जो है सरेंडर कर देते हैं। तो अपने आप को दुनिया में पीस कायम करने के लिए अपने आप को मिलिटराइज करना चाहिए मुल्कों को। ये एक भी डिबेट है बेसिकली। तो इस ऐसे के अंदर मेन पॉइंट्स ये थे जिनके ऊपर बात की जा सकती थी, कि डेटरेंस की का कॉन्सेप्ट और मिलिट्री जो प्रिपेयर्डनेस है इसकी कॉन्सेप्ट पे बात हो सकती थी। हिस्टोरिकल एग्जांपल दी जा सकती थी कि किन किन मुल्कों ने डेटर किया अपने आप को, यानी कि जो दूसरे मुल्कों ने उनके ऊपर हथियार उठाया तो उन्होंने डेटरेंस दिखाई, उन्होंने सामना किया, डिफेंड किया अपने आप को, और यूं हमला, और या जिसको इंट्रूसिव जो कंट्रीज थे उनके दांत खट्टे किए, और वो यूं दुनिया में पीस प्रमोट हुआ। रिस्क और मॉरल जो डायलमास हैं आर्म बिल्डअप के ऊपर, यानी कि हर मुल्क जो है, आप उस मुल्क की, आजकल हर मुल्क की कोशिश है कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हो। यूं आर्म बिल्डअप की जो रेस है, इसके अंदर कौन कौन से रिस्क हैं और कौन कौन से मॉरल डायलमास या डिबेट्स यहाँ पे जन्म ले रही हैं, इस पे बात होनी थी। आप कर सकते थे। रेलेवेंस टू साउथ एशिया, जो सिक्योरिटी डायनेमिक्स है, साउथ एशिया के अंदर जो सिक्योरिटी का पूरा मैकेनिज्म चल रहा है, जो एरा चल रहा है, इसकी रेलेवेंस, इसको भी आप ऐसे के रिलेट कर सकते थे। ऐसे को इसके रिलेटेड रिलेटेबल था, ये टॉपिक था साउथ एशिया के रीजन के हवाले से भी। और बैलेंसिंग पीस एंड प्रिपेयर्डनेस इन पाकिस्तान, अगर हम पर्सपेक्टिव पाकिस्तान का लें या पाकिस्तान के केस स्टडी लें, तो पाकिस्तान क्या पीस प्रमोट कर रहा है, या पाकिस्तान जो है वो प्रिपेयर्ड है कि वो दूसरे मुल्कों के साथ लड़ जाए, भिड़ जाए, और यूं जब कोई मुल्क लड़ जाता है, भिड़ जाता है, डेटर करता है, डिफेंस करता है, तब जाकर दुनिया जो है वो पीछे हट जाती है। और जब एक मुल्क जैसे पाकिस्तान है, इंडिया, अब ये दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, आपस में न्यूक्लियर जंग नहीं करते, क्योंकि दोनों को पता है कि दोनों के पास न्यूक्लियर पावर है। जब 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 भी जंग होगी तो दोनों को नुकसान होगा, लिहाजा दोनों मुल्क एक दूसरे के जब करीब आते हैं लड़ने के लिए, तो फिर दूर हो जाते हैं। डेटरेंस का कॉन्सेप्ट है बेसिकली। तो पाकिस्तान जो है वो क्या पीस के लिए रेडी है, या वेल प्रिपेयर्ड है या नहीं है, इस पर बात हो सकती है। एक सातवां टॉपिक था ऐसे के अंदर, आज का जो ऐसे का पेपर था, वो था रिवर्टलाइजिंग एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ पाकिस्तान। टाइप ऑफ ऐसे की बात करें तो ये एक्सपोजिटरी ऐसे था कि आपने बताना था कि एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ पाकिस्तान क्या है, कैसे है, कितना मजबूत है, और इसको हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। सेंट्रल थीम इसका यही था कि पाकिस्तान की जो बैकबोन है बेसिकली, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, इसको, यानी कि पाकिस्तान का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है बेसिकली, वो फूड सिक्योरिटी को, पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को, और पाकिस्तान की जो रूरल डेवलपमेंट है इसका अलंबरदार है, इसकी गमाजी तर्जमानी और अक्कासी करता है, इसका बिग टार्च बियर है बेसिकली इन चीज़ों का। तो पाकिस्तान का इकोनॉमिक सेक्टर को, यानी कि जो पाकिस्तान की बैकबोन है, उसको कैसे रिफॉर्म किया जा सकता है, इम्प्रूव किया जा सकता है, रिजुविनेट या रिवर्टलाइज किया जा सकता है। अगर की डायमेंशन की बात करें तो इस ऐसे के अंदर बेसिकली इकोनॉमिक ग्रोथ का कॉन्सेप्ट था, क्योंकि एग्रीकल्चर बेसिकली पाकिस्तान की इकोनॉमी को प्रमोट करती है।
और फूड सिक्योरिटी का कंसेप्ट इसमें देख सकते थे। क्लाइमेट चेंज, आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो एग्रीकल्चर है वो मुतासर होती है क्लाइमेट चेंज से। तो क्लाइमेट चेंज का क्या इफेक्ट है एग्रीकल्चर के ऊपर। टेक्नोलॉजी जो है, अगर इम्प्रूव टेक्नोलॉजिकल मीन्स हो तो एग्रीकल्चर जो एग्रीकल्चर सेक्टर है पाकिस्तान का वो मज़ीद प्रमोट होता है। और मैकेनाइजेशन भी इसी चीज़ को कहते हैं, जब मशीनों का इस्तेमाल हो एग्रीकल्चर को की पैदावार को बढ़ाने के लिए। तो मैकेनाइजेशन या यूज़ ऑफ मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी इन इन एग्रीकल्चर सेक्टर, इसके ऊपर बात हो सकती थी। वाटर मैनेजमेंट अगर अच्छी हो तो एग्रीकल्चर सेक्टर इंप्रूव हो सकता है। पॉलिसी रिफॉर्म, ऐसी कौन कौन सी एग्रीकल्चर सेक्टर की पॉलिसीज होनी चाहिए ताकि पाकिस्तान का एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो प्रमोट हो, रिवाइटलाइज हो। इस टॉपिक के ऊपर आउटलाइन अगर हम बनाएं तो इस ऐसे के ऊपर अंदर इन 5 चीज़ों को शामिल करना चाहिए कि एग्रीकल्चर की अहमियत क्या है पाकिस्तान की इकोनॉमी में। दूसरा, पाकिस्तान की एग्रीकल्चर सेक्टर को कौन कौन से चैलेंजेस का या प्रॉब्लम्स का या स्ट्रक्चरल जो लेकुनाज है उन किन किन स्ट्रक्चरल इश्यूज का सामना है पाकिस्तान के एग्रीकल्चर को। फिर क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट है और रिसोर्स मिसमैनेजमेंट का क्या इम्पैक्ट है पाकिस्तान के एग्रीकल्चर के ऊपर। और फिर मॉडर्नाइजेशन या टेक्नोलॉजिकल, जिसको हम इंटरवेंशंस कहते हैं, तो टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन या मैकेनाइजेशन या मॉडर्नाइजेशन जो है वो उससे कैसे एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो मजीद मजबूत होती है। और पॉलिसी रिफॉर्म कौन कौन सी है जिससे पाकिस्तान के एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को प्रमोट किया जा सकता है। इन चीज़ों पे बात करनी थी। 8वां टॉपिक जो आज के ऐसे पेपर में आया वो था काउंटरिंग ग्रोइंग मेनेस ऑफ बैगरी, कि ये जो भिखारी लोग बढ़ गए हैं पाकिस्तान के अंदर, भीख मांगने वाले। तो ये एक किस्म का अफरियत है, इसको कैसे काउंटर किया जा सकता है। तो ये एक्सपोजिटरी ऐसे था जिसमें बताना था कि बैगरी क्या है, इसका अफरियत कैसे बढ़ रहा है, इसको कैसे काउंटर किया जा सकता है। तो सेंट्रल थीम यही था कि बैगरी के आप सोशल यानी कि समाजी तौर पे, मुआशी जो है लिहाज से, सकाफती लिहाज से और गवर्नेंस के लिहाज से बताएं कि जो बैगरी है वो कैसे मुआशी, समाजी, सकाफती और गवर्नेंस के लिहाज से ये बेसिकली मल्टी प्रोंग्ड सोल्यूशन की मतकाजी है कि समाजी तौर पे भी, मुआशी तौर पे भी, सकाफती तौर पे भी और गवर्नेंस के सिस्टम के अंदर भी ऐसी कौन कौन सी इस्लाहात लाई जाएँ ताकि बैगरी को कंट्रोल किया जा सके या काउंटर किया जा सके। इसके अंदर अगर हम डायमेंशन देखें तो आपने बताना था कि पॉवर्टी बताना था, क्योंकि पॉवर्टी से ही लोग बैगरी की तरफ आते हैं और अनएम्प्लॉयमेंट से ही पॉवर्टी की तरफ लोग बैगरी की तरफ आते हैं। तो पॉवर्टी पर अनएम्प्लॉयमेंट में बात करी थी कि ये इसके रूट काजेज हैं। ऑर्गेनाइज्ड बैगिंग माफियाज, कुछ ऐसे माफियाज हैं, लॉबीज बनी हुई हैं, लोगों का मजमुआ जो एक ऑर्गेनाइज क्राइम जो करते हैं कि वो लोगों को सैलरीज देते हैं, बाकायदा लोगों से बैगिंग करवाते हैं। इस पे बात आप कर सकते थे। और सोशल वेलफेयर की सिस्टम, कि अगर पाकिस्तान का जैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, इस किस्म की अगर सोशल वेलफेयर सिस्टम्स हों तो उससे बैगिंग को कंट्रोल किया जा सकता है। लीगल इन्फोर्समेंट होनी चाहिए कि इसके ऊपर चेक्स होने चाहिए, लोगों को सजाएं होनी चाहिए, लोगों की बाकायदा रिफॉर्मेशन होनी चाहिए। मॉरल एंड एथिकल एस्पेक्ट्स होने चाहिए कि यानी कि पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर लोग मुस्लिम्स हैं, तो मॉरल और एथिकल और जो शरिया है वो क्या कहती है इस लिहाज से अखलाकी तौर पे। और रिहेबिलिटेशन स्ट्रेटजीज होनी चाहिए कि जो लोग भीख मांगते मांगते उसी पे डिपेंडेंट या पैरासाइटिक हो जाते हैं तो उनको हम कैसे रिहेबिलिटेट कर सकते हैं, अपने पाँव पे खड़ा कर सकते हैं। इन पे बात हो सकती थी। इस ऐसे के अगर हम देखें तो इन 5 टॉपिक्स के ऊपर आप आउटलाइन बना सकते थे। इन 5 टॉपिक्स को आउटलाइन का ऐसा बना सकते थे कि पाकिस्तान के अंदर जो बैगरी है उसके कॉजेज़ क्या हैं, किस किस्म की बैगरी हो रही है, किस किस्म की बैगरी की कौन कौन सी टाइप्स हैं, और सोशल इकोनॉमिक एंड मॉरल इम्प्लीकेशन कि ये जो भीख मांगना है इसकी समाजी, मुआशी और अखलाकी तौर पे इसके क्या असरात हैं। और जो ऑर्गेनाइज बैगिंग जो नेटवर्क्स हैं, जो माफियाज हैं, उनका क्या रोल है पाकिस्तान के अंदर बैगरी को प्रमोट करने में, इनके भीख मांगने को क्या अमल को। और स्टेट और सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेट की क्या जिम्मेदारी है और सोसाइटी यानी कि सिविल सोसाइटी की क्या जिम्मेदारी है, यानी कि लोगों की, इंडिविजुअल जो लोग हैं। और ऐसी कौन सी कम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी मुतारिफ करवाई जा सकती है ताकि पाकिस्तान के अंदर बैगरी को कंट्रोल किया जा सके या काउंटर किया जा सके। 9वां टॉपिक जो आज के ऐसे के पेपर में आया हुआ था वो था पोलिटिसाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स, अ न्यू चैलेंज। आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर हर शोबे के अंदर जो है वो सियासत का रोल है। तो ये ऐसे बेसिकली एनालिटिकल था कि आप एनालाइज करेंगे कैसे जो स्पोर्ट्स हमारी है, जो गेमें हैं, जो स्पोर्ट्स हैं, उसके अंदर भी पोलिटिसाइजेशन बढ़ रही है और उससे न्यू चैलेंजेस सामने आ रहे हैं। तो इसका सेंट्रल थीम ये था कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कैसे अंडरमाइन करती है स्पिरिट ऑफ टीम वर्क को, स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप को, परफॉर्मेंस को, स्पिरिट को और ग्लोबल स्टैंडिंग ऑफ स्पोर्ट्स को, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे स्पोर्ट्स की जो अहमियत है, जो स्टैंडिंग है, उसको कैसे मुतासर करती है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बेसिकली। तो इसके डायमेंशन क्या थे इस ऐसे के अंदर, बेसिकली वो ये थे कि गवर्नेंस ऑफ स्पोर्ट्स बॉडीज, जो स्पोर्ट्स बॉडीज है, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो हॉकी हो, चाहे वो फुटबॉल हो, तो जो इंटरनेशनल या जो बाकी जो टीम्स जो प्ले जो गेम्स हैं
उसके अंदर गवर्नेंस का एक मैकेनिज्म होता है हर इदारे के अंदर, उस पर बात करनी चाहिए थी। और मेरिट वर्सेस फेवरेटिज्म, मेरिट से स्पोर्ट्स जो होती हैं उनमें टीम वर्क और मेरिटोक्रेसी बढ़ती है, और डेमोक्रेसी बढ़ती है, और स्पोर्ट्समैनशिप बढ़ती है। और इसके अलावा अगर फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म पे, अकरबा परवी पे बात करें, उससे क्या होता है, जो स्पिरिट है टीम वर्क की और जो कंपटीशन की जो फिजा होती है वो अंडरमाइन होती है। फिर नेशनल यूनिटी और मोराल बढ़ता है। अगर किसी मुल्क के अंदर जो स्पोर्ट्स की बॉडी है उसके अंदर अगर नेपोटिज्म ना हो, फेवरेटिज्म ना हो, मेरिट को प्रमोट हो, तो उससे मुल्क जो है वो आपस में यूनाइटेड होता है, वो टीम यूनाइटेड होती है, और उन खिलाड़ियों का मोराल बढ़ता है। इस पे मैं एक बात कर सकते थे कि इंटरनेशनल इमेज उस मुल्क का बढ़ता है, जिस मुल्क के अंदर जो कोई भी स्पोर्ट्स की बॉडी हो, तो उसके अंदर अगर मेरिटोक्रेसी हो। और फिर पाकिस्तान की केस स्टडी का हवाला दे सकते थे कि पाकिस्तान के जो स्पोर्ट्स है, चाहे वो क्रिकेट है, चाहे वो हॉकी है, चाहे वो फुटबॉल है, जो बाकी गेम्स हैं जो एथलेटिक्स की हैं, उसमें कैसे पोलिटिसाइजेशन की वजह से पाकिस्तान की डिफरेंट जो स्पोर्ट्स बॉडीज हैं वो उसके अंदर इंटरनल डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वो तबाह हो चुका है। और इस अगर ऐसे के ऊपर बात करें तो इसमें पांच इन बातों पे, इन आउटलाइन को, टॉपिक ऐसे आउटलाइन का हिस्सा बनाया जा सकता था कि एक आइडियल रोल ऑफ स्पोर्ट्स क्या है कि सोसाइटी के अंदर, इससे बात स्टार्ट करके फिर आप बता सकते थे कि पोलिटिसाइजेशन की कॉजेज क्या हैं, कि क्यों लोग जो है पॉलिटिकल पार्टीज या जो पॉलिटिकल जो फिगर्स हैं वो इंटरेस्टेड होते हैं कि वो इंटरवीन करें, वेस्टेड इंटरेस्ट रखें स्पोर्ट्स के मुकाबला जात में, स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स में, गेम्स के अंदर। और फिर कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं कि जब कोई इंटरवीन करता है, जिनकी पोलिटिसाइजेशन होती है स्पोर्ट्स बॉडीज़ की, तो उससे एथलेटिक्स की और जो जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो स्पोर्ट्स बॉडीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके ऊपर क्या क्या असरात मुरतब होते हैं इस पॉलिटिकल इंटरवेंशन से। फिर आप बात कर सकते हैं कि पाकिस्तान का जो एक्सपीरियंस है, आप वो मेंशन कर सकते थे कि पॉलिटिकल जो पोलिटिसाइजेशन से पाकिस्तान की जो स्पोर्ट्स है, चाहे वो क्रिकेट है, हॉकी है, या फुटबॉल है, जो बाकी एथलेटिक्स है, उससे पाकिस्तान की जो एक, पाकिस्तान का किस किस्म का एक्सपीरियंस है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से पाकिस्तान का स्पोर्ट्स का इमेज, इंटरनेशनल इमेज क्या कम हुआ है या बढ़ गया है दुनिया में। और फिर आपने रिफॉर्म सजेस्ट करी थी ऐसे के अंदर कि किस तरीके से हम पाकिस्तान के जो स्पोर्ट्स का गवर्नेंस है, पाकिस्तान की जो स्पोर्ट्स बॉडीज है, उनके अंदर से पोलिटिसाइजेशन को ख़त्म करना या डी पोलिटिसाइजेशन उसकी कैसे की जा सकती है, किन रेमिडियल मेजर्स के जरिए। और आखिरी जो टॉपिक था जो आज के ऐसे पेपर में आया, वो था नेशंस हैव नो परमानेंट फ्रेंड्स और एनिमीज, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। कि जो मुल्क है, ये बेसिकली इंटरनेशनल रिलेशंस का पॉलिटिकल साइंस का एक टॉपिक है कि दुनिया के अंदर जो कौमें हैं उनका कोई परमानेंट कोई दोस्त नहीं होता, दुश्मन नहीं होता, सिर्फ उनकी अपनी परमानेंट इंटरेस्ट होती हैं। अगर उनके लिए कोई चीज़ परमानेंट होती है तो वो उनकी अपनी वेस्टेड इंटरेस्ट होती हैं। तो टाइप ऑफ ऐसी चीज फिलोसॉफिकल ऐसे था, इसकी डिफरेंट डायमेंशन हो सकती हैं, डिफरेंट इंटरप्रिटेशन हो सकती हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट भी कह सकते हैं। और फिलोसॉफिकल ऐसे था, सेंट्रल थीम इसमें था बेसिकली रियलिज्म की थ्योरी। रियलिज्म की थ्योरी भी ये कहती है कि किसी मुल्क का कोई मुस्तकिल दोस्त भी नहीं होता, ना दुश्मन होता है, उस मुल्क के अपने जो इंटरेस्ट होते हैं वही उसके लिए परमानेंट होते हैं, और उसको ही हर मुल्क अपने इंटरेस्ट को ही के लिए को ही आगे बढ़ा रहा होता है। तो रियलिज्म जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर है या इंटरनेशनल लॉ के अंदर है, उसके ऊपर बेसिकली ये टॉपिक था कि हाउ इन नेशनल इंटरेस्ट डिक्टेट फॉरेन रिलेशंस। एक मुल्क का जो बाकी मुल्कों के साथ ताल्लुकात होते हैं उसको फॉरेन रिलेशंस कहते हैं। उसमें हर मुल्क अपने नेशनल इंटरेस्ट को क्या करता है, मुकद्दम समझता है कि उसके नेशनल जो इंटरेस्ट है वो मजीद आगे बढ़े। तो इस टॉपिक के अंदर जो जो डायमेंशन थे, की डायमेंशन वो थे कि रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट या रियलिज्म, इस पे बात करनी थी। हिस्टोरिकल अलायंसेस के माजी के अंदर कैसे मुल्क आपस में गठजोड़ करते रहे हैं, अलायंसेस करते रहे हैं, एग्रीमेंट्स और करते रहे हैं अपने बेसिकली नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए। और फिर इसमें बताना था आपने कि चेंजिंग ग्लोबल पार्टनरशिप्स, कि आजकल पहले एक मुल्क जब जो यूएस का साथी था, आजकल वो चाइना का साथी कैसे है। कुछ मालिक पहले, जैसे अगर इंडिया की बात करें तो पहले ये यूएस का पार्टनर था, अब ये चाइना के साथ भी अपनी दोस्तियां बढ़ा रहा है। तो कैसे जो ग्लोबल पार्टनरशिप्स हैं वो चेंज होती जा रही हैं, क्योंकि हर मुल्क कोशिश कर रहा है कि उसके अपने नेशनल इंटरेस्ट प्रमोट होते रहें। इस तरह पाकिस्तान के फॉरेन रिलेशन के ऊपर बात कर सकते थे कि पाकिस्तान पहले यूएस के साथ रहा है, अब वो चाइना की तरफ भी उसकी तवज्जो है। और पहले वो यूएस की तरफ था, रशिया की तरफ नहीं था। बाद में इसने रशिया का साथ भी अलायंसेस बनाए, जैसे इवन के सी पैक के अंदर भी। और फिर इसका इस टॉपिक के अंदर ऐसे के अंदर डिप्लोमेसी और प्रैग्मेटिज्म के हवाले से भी आप बात कर सकते थे कि कैसे एक मुल्क जो है वो अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के अंदर अपनी वेस्टेड इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट को मुकदम समझता है। और कैसे मुल्क जो है वो रियलिस्टिक ग्राउंड के ऊपर, प्रैग्मेटिक यही होता है कि जब कोई मुल्क जो है वो इमोशनैलिटी की बुनियाद पे नहीं, बल्कि अपनी रियलिटी की बुनियाद पे, जो उसके रियलिस्टिक जो मटेरियल ग्राउंड्स होते हैं उसकी बुनियाद पे वो फैसला साजी करता है, उसको हम प्रैग्मेटिज्म कहते हैं। इस ऐसे के अंदर अगर हम आउटलाइन बनाए तो इन पांच चीज़ों को आउटलाइन का हिस्सा बनाया जा सकता था
कि आप रियलिस्टिक जो डॉक्ट्राइन है, रियलिज्म की जो थ्योरी है, उसको एक्सप्लेन करते। इसके अलावा आप हिस्टोरिकली वैलिडेट करें कि कैसे जो नेशनल इंटरेस्ट थ्योरी है वो ट्रू है, वैलिड है, कि कैसे हर मुल्क जो है वो अपनी नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करता है। और हिस्ट्री से इसकी एग्जांपल देनी थी कि कैसे बैक इन ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1 एंड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 हर मुल्क ने अपने नेशनल इंटरेस्ट को मुकदम समझा, चाहे वो उसने अलायंस भी किया किसी और मुल्कों के साथ। और इस तरह आपने आजकल की एग्जांपल भी आप दे सकते थे कि आजकल की जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है उसमें हर मुल्क, चाहे वो यूएस है, चाहे वो चाइना है, चाहे रशिया है, चाहे पाकिस्तान है, चाहे इंडिया है, हर मुल्क जो है वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को, आजकल के जो इंटरनेशनल जो ग्लोबल डायनामिक्स है उसमें हर मुल्क के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो उसकी अपनी नेशनल इंटरेस्ट है। फिर पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की आप बात कर सकते थे इन द लाइट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है दैट रिवॉल्व्स अराउंड इट्स ओन नेशनल इंटरेस्ट, इस जैसा कि बाकी मुल्क करते हैं। फिर आप स्ट्रेटजिक लेसन दे सकते थे कि फ्यूचर में अगर हमने डिप्लोमेटिक जो मिशंस भेजने हैं किसी मुल्क के साथ, या डिप्लोमेटिक रिलेशंस क्रिएट करने हैं किसी भी मुल्क के साथ, तो उसमें स्ट्रेटजिक लेसन्स क्या है हमारे लिए, कि आर ओन नेशनल इंटरेस्ट कैरीज वेट एंड इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस, इज ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस एक्चुअली। तो ये आज के ऐसे के अंदर 10 टॉपिक्स थे, जिनके ऊपर हर टॉपिक को मैंने 1 बाय 1 जो है वो आप लोगों के साथ डिस्कस किया, और हर टॉपिक के बारे में मैंने बताया कि उसके अंदर जो ऐसे की टाइप थी वो क्या थी, हर टॉपिक के अंदर सेंट्रल थीम क्या था, हर टॉपिक के अंदर की डायमेंशन या की एंगल्स क्या थे, और हर टॉपिक के ऊपर अगर आप ऐसे लिख रहे थे या आपने लिखा है या अगर आप लिखना चाहते हैं, तो उसके अंदर किन किन चीज़ों को आपने अपनी आउटलाइन के अंदर लाजमी शामिल करना है। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल साबित हुई होगी। इस वीडियो के अंदर हमने इंग्लिश आज का जो सी एस एस का, यानी सी एस एस 2026 का इंग्लिश ऐसे का जो पेपर आया, उसके अंदर जो 10 टॉपिक थे, हर टॉपिक को हमने 1 बाय 1 डिस्कस किया और एनालाइज किया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करने के साथ साथ अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो सी एस एस या पी एम एस की इंग्लिश ऐसे की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अजमल खान के ऊपर न्यू है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली जो वीडियोज़ हैं, चाहे वो ऐसे राइटिंग के हवाले से हो, या प्रेसी राइटिंग के हवाले से हो, या कंप्रीहेंशन के हवाले से हो, या इंग्लिश ग्रामर के हवाले से हो, या कंपेटिटिव एग्जाम्स के हवाले से कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए उस हवाले से हो, वो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। और मैं अपने इस चैनल के थ्रू, इस चैनल की वसातत से, मैं जो आने वाली जो डिफरेंट जॉब्स होती हैं, चाहे वो पीपीएससी के जरिए हो, चाहे वो एनटीएस के जरिए हो, चाहे वो एफपीएससी के जरिए हो, चाहे वो किसी भी प्रोविंस के हवाले से हो, चाहे वो पंजाब के हवाले से हो, चाहे वो पाकिस्तान के हवाले से हो, मैं गाहे बगाए डिफरेंट वीडियोस के की वसातत से, तवसत से, मैं जो आने वाली जो डिफरेंट जॉब्स होती हैं उनकी तैयारी कैसे करनी चाहिए, इवन कि जो पीपीएससी के 1 पेपर की जो तैयारी होती है उसके वाले से कौन कौन से ऑनलाइन रिसोर्सेज को आपको कंसल्ट करना चाहिए, कौन कौन सी बुक्स रिकमेंडेड है ऑप्शनल पेपर के लिए, पीएमएस और सीएसएस के लिए, और कौन कौन सी बुक्स रिकमेंडेड है कंपल्सरी जो सब्जेक्ट्स हैं सीएसएस पीएमएस के उनके लिए। इस हवाले से भी मैं गाहे बगाए वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाली जो अपडेट्स हैं वो आप तक बर वक्त पहुंचते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह ने के पान।